सभी को नमस्कार। आज हम लोग इस सेक्शन में चर्चा करेंगे हमारा पर्यावरण और पर्यटन। तो पर्यावरण में सबसे पहले हम लोग इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम पर चर्चा करेंगे। और चूँकि इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम डे टू डे लाइफ में पर डे सुनते रहते हैं और ध्यान देते रहते हैं। यदि हम अपने परिवेश में चारों तरफ जब हम देखते हैं और प्राणियों की तरफ जब हम दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि प्रत्येक जीवन एक जटिल रूप से संयोजित तंत्र का एक मात्र भाग है, जिसमें अतिरिक्त जीव भी सम्मिलित हैं। प्रत्येक अपने तरीके से जीवन जी रहे हैं। पारिस्थितिकी का तात्पर्य इकोलॉजी, और इको का मतलब इकोस, ओइकॉस शब्द से बना हुआ है। ओइकॉस का मतलब ये होता है घर, जो ग्रीक शब्द से लिया गया है। वह विज्ञान जिसमें हम अध्ययन करते हैं कि जीव जंतु, वनस्पति, जीवाणु किस प्रकार अपने परिवेश में, प्रतिवेश में एक दूसरे के साथ रहकर अन्योन्य क्रिया, परस्पर क्रिया करते हैं कि प्रकृति के साथ जीव जंतु और जीवाणु जो है कैसे परस्पर क्रिया करते हैं और एक किस तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर सहभागिता निभाते हैं। किस प्रकार जीव अपने परिवेश में ढल जाते हैं। जैसे छिपकली जैसे सामान्य उदाहरण कि छिपकली सभी के घरों में रहती है और घर की दीवार जिस रंग की रंगी रहती है, छिपकली सामान्यतया उसी रंग की हो जाती है। अगर लाल है तो लाल, सफ़ेद है तो सफ़ेद, पीली है तो पीली। ये जो उसके पास प्राकृतिक गुण है वो सामान्यतया प्रकृति प्रदत्त है। वो अपने आप को, अपनी सुरक्षा को रखने के लिए, मौसम अनुकूलता प्राप्त करने के लिए, ढालने के लिए वो एडजस्ट करती है। या प्रकृति का कोई भी जीव यदि इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि वो नष्ट हो जाएगा। इसका सीधा उदाहरण प्रकृति में आप डायनासोर को देख सकते हैं कि डायनासोर ने अपने आप को इन्वायरमेंट के साथ, प्रकृति के साथ एडजस्ट नहीं किया और समय के काल में समा गया और वो पृथ्वी पर समाप्त हो गया। वो हमको देखने को नहीं मिलता, केवल और केवल इसलिए कि उसने अपने आप को समायोजित नहीं कर पाया। तो प्रकृति में जो कोई भी जीव, आदमी हो, वनस्पति हो, जीवाणु हो, प्राणी हो, कोई भी यदि वो इन्वायरमेंट के साथ यदि एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा तो वो समाप्त हो जाएगा। वह सब जो जीव उसके जीवन काल से प्रभावित होता है या करता है उसे पर्यावरण कहते हैं। ये जो इन्वायरमेंट है ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य होता है परिवेश या प्रतिवेश कहलाता है। पर्यावरण उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जीव जंतुओं की डिमांड होती है। वो जैसे अपेक्षित आहार, पोषक तत्व और ऊर्जा का स्तर। इसलिए पर्यावरण को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक जैविक और दूसरा अजैविक। तो जैविक या जीवीय जो होता है वो सारे घटक जो जीवधारी पौधे और पशु आते हैं इनके अंतर्गत, जिनके साथ जीव और उसके साथ पूरा समूह मिलकर अन्योन्य क्रिया करता है और एक दूसरे के साथ परस्पर बंधा हुआ रहता है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि हम किसी वन में जाएंगे तो देखते हैं कि वनस्पतियाँ और जातियाँ, जीव जंतुओं, पशु के मध्य किस प्रकार से एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करते हैं। जैसे जंगल में जाएंगे तो शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव और मांसाहारियों के ऊपर मांसाहार, और उनके ऊपर भी सबसे ऊपर जो है वो है कीड़े जो मार के खा जाते हैं, अभी इसमें दिमाग में नहीं चढ़ रहा है, कीटाणु। तो सब एक दूसरे के ऊपर बंधे हुए हैं और सबकी प्रकृति में सबसे ज़्यादा माइक्रोब्स तो सबसे ज़्यादा एक दूसरे से बंधे हुए हैं। सबकी एक दूसरे की ज़रूरत है। शाकाहारी जीव जो है वो वनस्पतियों के ऊपर निर्भर है
और शाकाहारी जीव जंतु के ऊपर जो मांसाहारी हैं वो उनके ऊपर निर्भर हैं, और उनके ऊपर उनके मांसाहार और उनके ऊपर जो है सबसे कंपोनेंट्स घटक या माइक्रोब्स हैं जो सबको डैमेज कर देते हैं अंत में। ये इनकी प्रकृति में एक ज़रूरत है, और सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं और एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करके एक दूसरे की ज़रूरत को और चेन श्रृंखला को बैलेंस करते हैं। कुछ जातियाँ पूर्णतया आहार, जल, पोषण के लिए दूसरी जातियों पर निर्भर करती हैं, जैसा कि मैंने बताया। परजीवी और सिम्बियोसिस सहजीवन को भी इनके दूसरे में एक दूसरे से देखा जा सकता है। इस प्रकार अन्योन्य क्रिया करने वाली प्रत्येक जातियां दूसरे जातियों के लिए पर्यावरण का अंश मात्र हैं। भौतिक और रासायनिक घटक जो होते हैं प्राणियों को प्रभावित करते भी हैं और प्रभावित होते भी हैं। अजैविक और जैविक पर्यावरण के संगठित होते हैं। ये घटक लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल, जलमंडल, जल पोषक, सूर्य का प्रकाश और मृदा है। पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसकी रचना जीवों के विविध प्रकार से एक दूसरे के साथ और अपने भौतिक पर्यावरण के साथ अर्थात प्राकृतिक पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया कर कर आगे बढ़ता रहता है, और इस संगठन की एक विशिष्ट क्षेत्र में निवास कर रहे समस्त जीवों और क्षेत्र के भौतिक लक्षणों द्वारा उसका प्रकटीकरण होता है, उसका उद्घाटन होता है। जो पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक हो सकता है, जैसे किसी वन को ले सकते हैं, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, घास स्थल को ले सकते हैं, मरुस्थलीय झील को ले सकते हैं, या मानव द्वारा निर्मित खेत को ले सकते हैं, मानव द्वारा निर्मित जंगल को ले सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा छोटा भी हो सकता है, या छोटे से जलाशय जो एक्वेरियम होता है, जैसा कि घरों में जो है मछलियों के लिए शीशे का जो बनाया जाता है जिसमें मछलियाँ रहती हैं, जिसको एक्वेरियम कहते हैं, और विशाल महासागर भी हो सकता है। हमारा पर्यावरण जो है इन सब में जो है इनको क्या करता है, एक दूसरे को समायोजित और संरक्षित करता है। अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत इसमें यहाँ पर हम केवल थोड़ा थोड़ा ही चर्चा करेंगे, आगे चल के डिटेल डिस्कशन करेंगे हम। जैसा कि हम जानते हैं कि अजैविक पर्यावरण जो होता है, जैव जगत को अजैविक पर्यावरण में निवास करते हैं और उसके अंतर्गत निर्भर करते हैं। यदि हम अपनी संपूर्ण पृथ्वी के जीवों की उत्तरजीविता, वितरण और अनुकूलन को समझना चाहें तो पर्यावरण के जैविक घटकों के बारे में हमको जानकारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बगैर उसके जानकारी के हम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अजैविक पर्यावरण के जो मुख्य कारक हैं वो कि जलवायु, मृदा, धरातल, उस क्षेत्र की वनस्पतियाँ कैसी हैं, उस क्षेत्र के जीव जंतु कैसे हैं, उस क्षेत्र का स्थान कैसा है, ये सब सारी चीज़ों की जब हम डिस्कशन कर लेंगे, इनके बारे में जब हम चर्चा कर लेंगे, जैसे जब हम भूमध्य रेखा से लेके और उच्च अक्षांशों तक 90 डिग्री तक जाएंगे, तो जैसा हम जानते हैं कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक हम बढ़ते चले जाते हैं, तो शुरू में तो वनस्पतियों की संख्या चौड़े पत्ते वाली, और धीरे धीरे जब ऊपर चलते हैं तो त्रिकोणधारी वन, और लास्ट में जाएंगे तो काई और शैवाल के रूप में मिलती हैं। इसी तरीके से पूरब और पश्चिम से जब चलेंगे नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट में, तो जैसे जैसे वर्षा की मात्रा घटती चली जाती है, जब ईस्ट से लेके वेस्ट तक चलते जाएंगे तो वन के आधार पर वन का भी जो है रूप छोटा होता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 18.5 से 23.5 अंश, उत्तरी अक्षांश 18.5 से 23.5 अंश, दक्षिणी अक्षांश महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो रेगिस्तान पाए जाते हैं, और वहाँ पर जो है वनस्पतियाँ जो होती हैं शुद्ध रूप से कांटों के रूप में विकसित होती हैं, और कांटे ही पाए जाते हैं। उसके पीछे जो मुख्य कारण ये है कि वहाँ पर जल का अभाव है। अब वायुमंडल के ऊपर हम चर्चा करें, आंशिक ही चर्चा किया जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि ये पर्यावरण पर हम लोग चर्चा पर्यटन पर कर रहे हैं।
तो वायुमंडल में, वर्तमान वायुमंडल में जो देखते हैं हम लोगों का गैसों का जो मिश्रण है वो वायुमंडल है, और निचले वायुमंडल में निरंतर जो है वो सम्मिश्रण रहता है, जिसका परिणाम ये है कि 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक सारी चीज़ हमको देखने को मिलता है कि ये सारे सम्मिश्रण, धूल, मिट्टी और गर्दा जो है वो सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। और ये जो 80 किलोमीटर की ऊंचाई है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरी जो है भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा पे हर जगह 80 ही हो जाए। ये जो है जगह जगह पर घटती और बढ़ती भी रह सकती है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है गैसों की जो स्थानांतरित जो गैसें चलती रहती हैं वो देखने को मिलती हैं मिश्रित। जल वाष्प, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में 78.08% नाइट्रोजन द्वारा संगठित होता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कुछ प्रकार के जीवाणु और नीले हरे शैवालों को छोड़कर सब नाइट्रिफिकेशन के रूप में उपयोग डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट यदि नाइट्रोजन कोई ले लेगा तो निश्चित तौर पर वो मर जाएगा। इसलिए जो है वो इनडायरेक्ट रूप में नाइट्रोजन का लेता है, नाइट्रिफिकेशन के रूप में लेता है, पल्सेस के रूप में लेता है, दाल के रूप में लेता है। दाल की फसलों की जब जड़ों को आप देखेंगे तो उसमें एक बल्ब के नुमा रहता है जो नाइट्रोजन वो एब्जॉर्ब करके उसके चेम्बर में नाइट्रिफिकेशन होता है, और पल्सेस के रूप में जब नाइट्रोजन आती है तो उसका ग्रहण हम लोग करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कोई नहीं ले सकता, चाहे ह्यूमन बींग्स हो या जीव जंतु हो, वो सब इनडायरेक्ट रूप में नाइट्रोजन का पोषण करते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप में नहीं ले सकते। ये नाइट्रेट में परिवर्तित होता है जैसा कि मैंने बताया, और फिर पौधे या अन्य लोग उसका उपभोग कर लेते हैं। ये प्रकृति में ये प्रक्रिया जो होती है ये नाइट्रिफिकेशन कहलाती है। ऑक्सीजन हमारी पृथ्वी पर 20.95% या कहीं 21%, वह न केवल हमारी प्रक्रिया में पृथ्वी पर श्वसन की क्रिया के लिए आवश्यक है, बल्कि पूरी संपूर्ण पृथ्वी पर अवायु जीवाणु एनारोबिक बैक्टीरिया को छोड़कर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और ऊर्जा मुक्त क्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि ऑक्सीजन नहीं रहेगी, नोबडी कैन लिव, बहुत दिन तक कोई जीवित नहीं रह सकता, बल्कि एक क्षण भी नहीं जीवित रह सकता। इसलिए ऑक्सीजन की आवश्यकता जो है वो सबसे ज़्यादा है। इसके अतिरिक्त अधिक पाई जाने वाली गैसों में मुख्य रूप से जो है वो आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड सारे हरे पौधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है और हरे पौधे उसका उपभोग करते हैं और जल माल के रूप में उपयोग कर ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर, जिससे कि संपूर्ण जैविक तंत्र जो होता है निर्भर होता है में परिवर्तित कर डालते हैं। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा लगभग 1% पाई जाती है, और दूसरी गैसों की उपस्थिति ओजोन जो पृथ्वी पर जो है वो पृथ्वी सतह से 20-22 किलोमीटर की दूरी पर वायुमंडल में सब तापमंडलीय क्षेत्र में पाई जाती है। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर ऑक्सीजन की सूर्य की किरणों के बनती हैं और सूर्य के विकिरण को अल्ट्रावायलेट रेस किरणों को जो है पृथ्वी पर आने से रोकती हैं और समस्त जीवधारियों के जीवन को उसके प्रभाव से बचाती हैं। इन गैसों में जैसे जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड है का आयतन के अनुसार, समय और परिस्थिति के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनका मात्रा और घनत्व सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। वायुमंडल में द्रव या ठोस के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, इन्हें एरोसोल कहा जाता है। इनमें से अधिकांश पृथ्वी के निकट ही पाए जाते हैं और इनकी उत्पत्ति जो होती है मृदा अपरदन के कारण, जंगल में अग्नि के कारण, महासागरीय फुआर में नमक की उत्पत्ति के कारण, क्रिस्टलीय और ज्वालामुखी उद्गार के कारण ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये पाई जाती हैं। एरोसॉल का दूसरा जो सबसे बड़ा जो मुख्य जो है स्रोत है वो औद्योगिक और कृषि जो है कि कृषि फार्म है और कृषि कार्य है। यद्यपि कि वायुमंडल में एरोसोल की जो मात्रा है वो बहुत ही कम है और निलंबित कण जो होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसके लिए जो
उदाहरण जो है वो है कुछ मेघ के कण और वर्षा की जो रचना होती है, केंद्र जो होती है, वो एक दूसरे जो सूर्य के प्रकाश से जो होते हैं वो अन्योन्य क्रिया कर कर एक दूसरे से जो है क्या करते हैं, ताप को प्रभावित करते भी हैं और प्रभावित होते भी हैं। नरेंद्र जी को और संजय जी को मेरा नमस्कार। अब बात आती है प्रकाश की। तो जीवन, जैसा हम जानते हैं कि प्रकाश के बगैर जो है जीवन संभव ही नहीं है। पूरी पृथ्वी पर कोई भी जीवित जीव है उसके लिए जो है प्रकाश बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। सौर विकिरण ग्रह जो है, ये पृथ्वी जो हमारी ग्रह है, इसके लिए सूर्य जो है और सूर्य का प्रकाश बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश जल को जो है क्या करता है, वाष्पित करता है और वर्षा जल के रूप में पुनः उसको गिराता है। यही पृथ्वी पर जो है ऊर्जा का जो ये असमान गर्म और ठंडा होने के कारण जो है पौधों के जन्म देने का कारण बनता है। पौधे जो पृथ्वी को जीवन दान देते हैं, प्रकार से मौलिक आधार प्रदान करते हैं, पृथ्वी पर पड़ने वाले और विकिरण कुछ अंश जो है अपने उपयोग में लाकर और जो है पूरी पृथ्वी को क्या करते हैं, उपयोगी बनाते हैं, संचित करते हैं। जैसा कि पहले बताया गया कि हरे पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं और 1% जल का प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं। ये ऊर्जा जो ग्लूकोज में संचित होती है प्रकाश से प्राप्त होती है। अतः हरे पौधे जो होते हैं प्रकाश को ग्रहण करने के लिए विभिन्न प्रकार से रूपांतरित या अनुकूलन को दर्शाते हैं। पौधों में भी कई प्रकार की शारीरिक क्रियाएं होती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से जो है उनको हम प्रकाश के द्वारा नियंत्रित करते हैं, जैसे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जिसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन, पुष्पण की क्रिया दीप्तकारिता, फोटो पैराडिमिज्म, अंकुरण की प्रक्रिया जर्मिनेशन। ये सारी प्रक्रिया जो होती है, ये सारी प्रक्रिया सूर्य के द्वारा घटित होती है, जिसके विभिन्न चरण होते हैं। यदि सूर्य न रहे तो जो है ये सारी प्रक्रियाएं नहीं हो पाएगी। सूर्य का प्रकाश प्राणियों के लिए जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रकाश ही जीवन है, अंधकार मृत्यु जैसा है। अधिकतर प्राणी प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। बहुत सारे प्राणियों में प्रकाश ग्राह्यता होती है और जीवों में अधिकांश संख्या जो होती है, क्रियाशीलता जो होती है, सामंजस्य के द्वारा नियंत्रित होती है। अधिकांश कीट पतंगे जो होते हैं, पक्षी जो होते हैं, प्राणियाँ जो होते हैं, दिन रात सक्रिय रहते हैं। बहुत सारे जीव जो होते हैं दिन में सक्रिय रहते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, और बहुत सारे जीव जंतु जो होते हैं प्रकाश की अनुपस्थिति में रात को अपनी सक्रियता बढ़ा देते हैं। लेकिन फिर भी जो है ताप जो है बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तापमान के बारे में सारे प्राणी जो होते हैं तापमान से प्रभावित होते हैं। अधिकांश प्राणी जो होते हैं एक सीमा में, परिसर में जीवित रह सकते हैं। वास्तव में प्रत्येक प्राणी जो होते हैं अपने सामान्य रूप में किसी न किसी रूप में परिसर क्रियाशील रहते हैं, और ये क्रियाशीलता जो है उनके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यदि क्रियाशील नहीं रहेंगे तो जो है जीवन समाप्ति की तरफ बढ़ जाएगी। इस परिसर में तापमान का घटना, तापमान का बढ़ना बराबर लगा रहता है। जैसा कि हम जानते भी हैं कि 4 ऋतुएं होती हैं, कभी जाड़ा, कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी शीत ऋतु, ये सारी आती रहती हैं। हम प्रभावित होते भी हैं, प्रभावित करते भी हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अस्तित्व के खतरे पड़ जाते हैं, और जो प्रकृति की मार को नहीं सह पाता, क्योंकि प्रकृति बहुत ही कठोर होती है। प्रकृति किसी के साथ समझौता नहीं करती है। नियम एवं कानून के साथ जो प्रकृति के साथ अपने आप को एडजस्ट कर पाता है, सहन शक्ति रख पाता है, टॉलरेंस लिमिट जिसको कहते हैं, अगर टॉलरेंस लिमिट को रख सकता है तब तो वो प्रकृति के साथ एडजस्ट कर सकता है, अदरवाइज ही विल डाई। प्रत्येक शारीरिक क्रिया के लिए एक न्यूनतम और एक अधिकतम और कुल मिलाजुल का के अनुकूलतम
टेम्परेचर की या एडजस्टमेंट की क्षमता की ज़रूरत पड़ती है। न्यूनतम ताप वह होता है जिस पर क्रिया प्रारंभ होती है, अधिकतम वह होता है जिसके बाद से क्रिया संभव ही नहीं होता है, और अनुकूलतम वह होता है जिस पर क्रिया की गति तीव्रतम होती है। अपेक्षाकृत कुछ जीव ही 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर जीवित रह पाते हैं, लेकिन अब देखिए जैसा प्रकृति पहले का ज़माना लिया जाए तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि 45 से लेके 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक आज का मानव बहुत ही आसानी से सहनशीलता कर ले रहा है, क्योंकि धीरे धीरे हमारी बॉडी ने, हमारी बॉडी टेम्परेचर ने हमारे अनुकूलन कर लिया। आज 42 डिग्री टेम्परेचर जो है हम लोगों के लिए बहुत ही सामान्य प्रक्रिया हो गई है। 50 भी चली जाएगी तो हम लोग एडजस्ट करने में सक्षम हैं और हमारी शरीर सक्षम है। क्यों? क्योंकि हमने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट कर लिया है। यदि हम अनुकूलन न कर पाते तो संभव था कि हम सरवाइव न कर पाते और नष्ट हो जाते। कुछ जीव के शरीर में व्यवहारात्मक अनुकूलन होते हैं और ताप सहन करने की जो विशेष क्षमता होती है। यदि हम राजस्थान के लोगों के बारे में चर्चा करें, उनके पोशाक के बारे में चर्चा करें, उनके शरीर के बारे में चर्चा करें, तो वो अधिकतम तापमान को एडजस्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से यदि हम हिमखंडों में रहने वाले या जो है पर्वतों पर रहने वाले लोगों की बात करें तो वो न्यूनतम तापमान को एडजस्ट करने वाले लोग होते हैं। वो एडजस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं, उन सारी चीज़ों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन दोनों के टेम्परेचर को यदि हम जब डाइवर्ट कर देंगे, इधर वाले को उधर और उधर वाले को उधर कर दें, ठंडे वाले को गर्म और गर्म वाले को ठंडे स्थान पर लेकर जब चले जाएंगे तो निश्चित तौर पर उसके जीवन में एक संकट खड़ा हो जाएगा। वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और सफ़र करने लगेगा। धीरे धीरे जब तक उसकी बॉडी एडजस्ट करेगी पता लगेगा वो मर भी सकता है। मरुस्थल में उगने वाले पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के बारे में यदि देखें तो उनकी जो शरीर की प्रक्रिया, जैसे एक सामान्यतया ऊँट ले लें, एक बार पानी पी लेगा तो निश्चित तौर पर 1 महीना तक जो है वो अपने शरीर के साथ चलता रहेगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो है प्रकृति ने उसको ऐसा बनाया है, उसने प्रकृति के साथ अपने आप को एडजस्टमेंट कर लिया। 1 महीना तक उसको पानी की ज़रूरत नहीं होगी या लंबे समय तक रह सकता है। लेकिन यही मैदानी क्षेत्र के जानवरों, जीव जंतुओं, मनुष्यों, पशुओं, किसी के बारे में चर्चा किया जाए तो उनको हर घंटे पर, हर आधे घंटे पर या दिन में 2 बार 4 बार पानी पीने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ जल की उपलब्धता भी ज़्यादा है और इनके शरीर को प्रकृति ने इस प्रकार नहीं बनाया है, इसलिए ये इस माहौल में एडजस्ट हैं और उस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो प्रकृति के जिस भी परिसीमन क्षेत्र में जो जीव जंतु, प्राणी या मनुष्य रहता है वो अपने आप को उसी के अनुकूलन करने का प्रयास करता है और उसी के साथ पलता बढ़ता रहता है। शीत ऋतु की बात करें, शीत प्रदेशों में गर्म प्रदेशों के प्रवेशियों के प्रव्रजन जो होते हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ जो पक्षी आते हैं जाड़े में, साइबेरिया के पक्षी, तो जब हम देखते हैं तो हर जगह हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है तो तालाब में या झील में या समुद्र के पास पक्षी माइग्रेट करके ठंडी में चले आते हैं और पुनः जब यहाँ से गर्म प्रारंभ हो जाता है तब वो पुनः जो है अपने देश को वापस लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और अपने बॉडी टेम्परेचर के अनुसार वो एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को अनुकूलन करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करते हैं। यदि माइग्रेट न करें तो वो समाप्त हो जाएंगे। यही जो है प्रकृति के साथ अनुकूलन की प्रक्रिया है। बस आज के लिए इतना ही, कल आगे चर्चा करेंगे। सभी को नमस्कार।